फिर JNU में आने का मौका मिला और यहाँ का यूनिट जिंदा है और पूरी तरह से जूझ रहा है। आप सबका यहाँ होना उसकी शहादत देता है। JNU आना हमेशा इसलिए भी अच्छा लगता है कि बहुत सारी यादें हैं जो JNU के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि हम बराबर में हुआ करते थे IIT दिल्ली में और वहाँ बहुत रूखा सूखा माहौल होता है। आज भी ऐसे ही। तो जब कुछ ग़िज़ा, कुछ बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देखने होते तो उधर से इधर आ जाए। और मुझे याद है कि पहली बार फैज़ साहब को JNU के कैंपस में ही देखा और सुना, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि वो JNU में जब आए तो वो यहाँ पर अपनी नज़में एक पंडाल बना, उधर डाउन कैंपस हुआ करता था, अब तो सिर्फ अप कैंपस बचा है। उस ज़माने में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ डाउन कैंपस में होती थी। तो वहीं लॉन में फैज़ साहब को सुना। पहले दिन बहुत कम लोग थे, वो 2 बार एक के बाद एक आए। तो फैज़ साहब से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आपकी दूबदू बातचीत हो रही है और वो लगातार हम लोगों की फरमाइश पर सुना रहे थे, और जो वो खुद भूल जाते थे वो हम लोग पूरा करते थे। तो JNU से बड़ी यादें वाबस्ता हैं और इसलिए फैज़ को याद करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए मुबारकबाद आपको कि आप फैज़ को याद करें। फैज़ साहब के बारे में सब कुछ अभी आप सुन चुके हैं, और मैं जो कुछ कहूँगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मखमल में काठ का पेबंद लगा रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे शायर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी शख्सियत को ढाला है। तो ये मेरे ऊपर एहसान है बहुत सारे उन लोगों का जिनसे मैंने ज़िंदगी सीखी है। उनमें से एक फैज़ साहब भी। तो अभी आपने इंतसाब सुनी। मुझे लगता है कि आप अग्री करेंगी कि इंतसाब से ज़्यादा खूबसूरत डेडिकेशन अभी तक मैंने तीनों ज़बानों में, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा। हर किताब में डेडिकेशन होता है, लेकिन फैज़ साहब ने जितना खूबसूरत डेडिकेशन लिखा है उतना खूबसूरत डेडिकेशन इससे पहले मैंने कहीं नहीं पढ़ा और आज तक नहीं पढ़ा। इसमें एक ख़ास बात है जो आपने गौर की होगी जब अर्जुमन साहिबा पढ़ रही थी, कि फैज़ साहब ने नए अल्फाज को जन्म दिया जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिसमें क्लर्कों है, कटरियों है, रेलबानों है। ये अल्फाज उर्दू की ट्रेडिशनल शायरी में बुरे ही माने गए, पर फैज़ की ज़बान की खूबसूरती इतनी ताकतवर है कि यही अल्फाज सही लगते हैं। क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, कितनी खूबसूरती से वो नए अल्फाज बना करके पिरो देते हैं। ज़्यादातर शायरी ट्रेडिशनल है, इसमें कोई शक नहीं है, वो ट्रेडिशन से लेते हैं। और इसलिए फैज़ साहब का जो एहसान है हमारे ऊपर, जो अल्फाज हम तक पहुँचे हैं, जो इमेजरीज हम तक पहुँचे हैं, तो मैं आपको फैज़ साहब की एक नज़्म, यही डेडिकेशन से और नज़मों से ली हुई इमेजरी की एक नज़्म जो मैंने लिखी थी वो सुना देता हूँ। पहले वहाँ से बात शुरू करते हैं। अर्जुमन साहिबा ने तो कहा कि मेरी नज़मों में उनकी झलक मिलती है, तो वो सारा ख़जाना जो वो लोग छोड़ गए, जाहिर है कि मेरा ख़जाना है, आपका ख़जाना है। तो हमें हमारे
ज़बान में फैज़ की झलक मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो कुछ गलत, कुछ कहीं गड़बड़ है। नज़्म की वो लाइनें अगर आपको याद हो तो तीसरी या चौथी लाइन आती है, ज़र्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। तो नज़्म ज़र्द पत्तों का बन, ज़र्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, ज़र्द पत्तों का बन फैज़ का देश है, दर्द की अंजुमन फैज़ का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है डार्क, बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है ख़िज़ां की डगर। बस वही देश है ज़र्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में ज़र्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको क्यों था गुमा कि मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राहगुज़र ही नहीं। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कनें ज़िंदगी की हैं रुक सी गई, खंजरों की ज़बां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियाँ लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामुमीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन खिज़ाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ को गईं, किससे जाकर कहूँ ज़र्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है। ऐ मेरे हमनशीं ज़र्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन, आने वाले सफ़ीरों की किस्मत, आने वाले सफ़ीरों की, ये सारी इमेजरी मैंने फैज़ साहब से ही ली। आने वाले सफ़ीरों की किस्मत नहीं, ये भी सच है कि उस फैज़ के देश में चांद अब भी निकलता है हर शब वहाँ। पावजोला सही फिर भी सच है यही, ज़िंदगी अब भी रक़्सा है उस देश में। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाज़ियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश में रात लंबी सही चांद मध्यम सही फिर भी है ये यकीन। खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी। रंग पड़ेगा बहारों खिज़ाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। ज़र्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगा। फैज़ साहब जिसका जिक्र किया, जिसका जिक्र किया फैज़ साहब कि उनके यहाँ उम्मीद का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बैरूत में फैज़ साहब मौजूद थे, बमबारी हो रही थी। यासर अराफात को, फैज़ साहब को और जो लीडरशिप थी वहाँ की, वो चंद घंटों के लिए एक जगह रुकते थे और दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि ख़तरा ये था कि उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार। और तब फैज़ साहब वहाँ पे नज़्म लिखते हैं, बैरूत बदीले बारिज़ों, बच्चों की हस्ती आँखों से के जो आईने चकनाचूर हुए, अब उनकी चमक के पर्दों से। शुरू में ये है और बाद के उनमें कुछ अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पब्लिकेशन में, तो मुझे शुरू के ही याद है। अब उनकी चमक के पर्दों से इस शहर की गलियाँ रोशन। वहाँ जहाँ बम गिर रहे हैं, जहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा शायर है जो उम्मीद की लौ जगाए रखता है। ये कमाल है फैज़ साहब का। लेकिन फैज़ साहब का एक और भी बहुत बड़ा कमाल है कि वो ट्रेडिशन से सारी इमेजरीज लेते हैं, ट्रेडिशनल शायरी करते हैं, अल्फाज उठाते हैं, मीटर लेते हैं, ये सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उस सारे ट्रेडिशन को उसके सर पर खड़ा कर, उल्टा कर। तो सबवर्जन का शायर अगर कोई इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा पैदा हुआ है तो वो फैज़ साहब। मैं साहिल लुधियानवी को सबवर्जन का शायर मानता हूँ, लेकिन साहिल लुधियानवी के यहाँ और बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत खूबसूरती है, पर सबवर्जन जितना बड़ा फैज़ साहब ने किया है उतना सबवर्जन और किसी शायर ने नहीं किया है। और इसलिए फैज़ साहब बेहद अहम शायर।
उनकी एक नज्म है, आप लोग गाते भी हैं, ज़रूर याद होगी उसको, उसकी कुछ लाइनें तो पहुंची ही होंगी आप तक। दुआ। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती ज़हरे रोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गराबारी है याम नहीं, वगैरह। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी शायरी में सबसे खूबसूरत मिसाल है सबवर्शन की। हमारे यहाँ किताब जब शुरू होती थी तो अगर हिंदी में हिंदू लिख रहे हैं तो वो या तो सरस्वती वंदना से शुरू करेंगे किताब को, और या गणेश वंदना से शुरू की जाएगी। और उर्दू में सारी किताबें शुरू होती थी दुआ से। दुआ के बिना किताब शुरू नहीं होती थी। तो आप कोई भी पुरानी किताब उठा के, नस्र की या नज़्म की उठा करके देख लीजिए, आपको सबसे पहली चीज़ दुआ है। फैज़ साहब लिखते हैं दुआ, और ये पहली नज़्म नहीं है उनके मजमूए, ये कहीं बीच में है, तो वो शुरुआत नहीं कर रहे। और दुआ क्या है? आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और जब इकबाल बानो ने ये गाई है तो यहाँ से शुरू नहीं की। इकबाल बानो, जिनका जिक्र अभी किया कि उन्होंने साड़ी पहनी और प्रोटेस्ट में गाया वहाँ पर, उनकी भी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि शुरू की लाइनें गाएं। अगर आप सुनेंगे इसको तो शुरू की ये 4 लाइन यानी 2 शेर गाए, वो वहाँ से शुरू करती हैं। आइए अर्ज़ गुजारें के निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी है फ़रदा भर, वो जिन्हें ताबे गराबारी है याम नहीं, यहाँ से शुरू करती हैं। कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, यहाँ से नहीं शुरू। फैज़ साहब लगातार जो इमेजरीज लेते हैं उनमें सबवर्जन ज़रूर मौजूद है। उनकी गज़ल है जिसका एक शेर है कि अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, यानी कोई लैला अब महबूब का इकरार करने के लिए तैयार नहीं। इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का। ऐसा लगता है बिल्कुल इश्की है, 100% इश्की है। लेकिन फैज़ साहब इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड अगर आपको मालूम है तब फिर ये शेर बेहद पॉलिटिकल शेर होता है। कंप्लीटली सबवर्ट कर देते हैं वो इस इमेजरी को लैला की। क्यों? क्योंकि उस वक्त ज़माने में वही हाल था जो आज हमारे हिंदुस्तान में हाल पैदा हो गया है। वहाँ भी जो कम्युनिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट थे, उनसे लोगों ने रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए। उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, रिश्तेदारियां टूटना शुरू हो गई थी, रिश्तेदारों ने मिलना बंद कर दिया था, दोस्तों ने मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि हम भी लपेटे में कहीं ना आए। और आज आप सबका ये मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस होगा कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी दोस्त ने, किसी अम्मा अब्बा ने आपसे कहा होगा संभल के, हमारे ऊपर भी परेशानी आएगी, ज़रा दूर रहो इन चीज़ों से, और नहीं रहोगे तो हमसे ताल्लुकात ख़राब होंगे। ये छुपा रहता है, पर अक्सर लोग आपसे कट के निकल जाते हैं अगर आपके घर ईडी आ जाए, फिर मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो फैज़ साहब इतनी खूबसूरती के साथ इस बात को कह रहे हैं कि अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक
दीवाने का नाम, और शुरू जाहिर है कि बिल्कुल रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे पाम पर आने का नाम, इश्क। पर वो कहाँ है? वो अपनों से दूर होते जा रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि रंग पैराहन खुशबू जुल्फ लहराने का नाम। फैज़ साहब लगातार सब वर्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके सामने फिर दोहराता हूँ उसे, कि ये जो नज़्म जो बेहद मशहूर हो गई, जिसका जिक्र शुरू में किया गया, वयक्का वजरब, यहाँ अरबिक के जानकार बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही है या नहीं है, क्या गलती की है मैंने इसमें मुझे नहीं मालूम। क्या सही क्या है भाई? रब्बिका। बहरहाल ये कुरान से लिया, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये टाइटल है इस नज़्म का। हम सब इसको हम देखेंगे के नाम से जानते हैं। इस नज़्म में मैंने गिनना शुरू किया तो शायद 132 या 134 के करीब अल्फाज हैं। छोटी सी नज़्म, 132, 130, 40, कुछ 200 अल्फाज, उससे सत्ता में बैठे हुए लोग डर क्यों जाते हैं? ये तो कुछ अल्फाज हैं जो लिखे हैं, कोई गा देगा, कोई पढ़ देगा या कोई पढ़ लेगा, इससे इतना डर क्यों और इस पे इतना जोश क्यों कि वो नारे जिनका जिक्र किया इनकलाब जिंदाबाद के लगना शुरू होते हैं और फिर वो जो तबला बज रहा है वो गाने की ताल छोड़ करके नारों की ताल पे बजना शुरू हो जाता है। आप ये सुन सकते हैं, ये अब अवेलेबल है। और ये कैसेट उनके दामाद फैज साहब के रिकॉर्ड करते हैं वहाँ। उस ज़माने में सेलफोन वगैरह नहीं थे, तो ये आज़ादी नहीं थी कि यूँ करके रिकॉर्ड कर लेता हर आदमी। वहाँ पर वो रिकॉर्ड करते हैं और ख़त्म होते ही प्रोग्राम के घर भागते हैं लेके उसे, और 5-7 उसकी कॉपीज़ बनाते हैं और लोगों को जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो कॉपीज़ दुबई पहुंचती हैं और दुबई से 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान आ जाती है। और अलीगढ़ जैसे जगह पर बैठा हुआ मैं और हम जैसे लोग उस 15 दिन के अंदर इस नज़्म को सुन लेते हैं। क्या वजह है कि एक तरफ इतना सहमा हुआ है पाकिस्तान का रूलिंग क्लास कि जो फैज साहब की नज़्म, फैज साहब हैं भी नहीं पाकिस्तान, ये जब इकबाल बानो गा रही हैं तो फैज साहब जिला वतनी में बाहर है, यूके में, और वहाँ पर हॉल भरा हुआ है। और उस भरे हुए हॉल में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले वहाँ पर एक हमारे दोस्त हुआ करते हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर टेलीफोन आ गया, एक मिलिट्री में उनका दोस्त था कि आज रात को घर पे मत सोना, तुम वहाँ गए थे हमें मालूम है, तुम कहीं और सो वरना रेड होगा। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि उनके घर पे रेड नहीं हुआ, लेकिन क्यों इतना सहम जाते हैं कि सुनने वालों को भी अरेस्ट कर लिया।
यानी फैज़ का लिखना तो रेवोल्यूशनरी एक्ट है ही, फैज़ का शायरी करना रेवोल्यूशनरी एक्ट है, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब पढ़ सकते हैं, ये हम सब एक दूसरे को बता सकते हैं विथ कॉन्फिडेंस। लेकिन फैज़ को गाना भी रेवोल्यूशनरी एक्ट है, और सिर्फ गाना ही नहीं, फैज़ को सुनना भी रेवोल्यूशनरी एक्ट है। हम जो प्रोग्रेसिव हैं वो कभी कभी लिटरेचर और कल्चर को कम करके आंकते हैं। लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, यार खड़ा कर दो गाने के लिए, इकट्ठा हो रहे हैं, थोड़ा ढोल बजाओ, लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम भाषण दें। हमें अक्सर पता नहीं होता है कि ये 130-140 अल्फाज, शब्द जो हैं, इनकी ताकत क्या है, एक छोटी सी कहानी की ताकत क्या है, एक पतली सी किताब को क्यों बैन किया जाता है। उसकी वजह यह है कि लिटरेचर की मार कहीं ज़्यादा गहरी होती है बनिस्बत भाषण। वो भाषण जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये फैशिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये रूलिंग क्लासेस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सबसे पहला हमला लिटरेचर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, गानों पे, नज़्मों पे आता है। उन्हें यह पता है बहुत अच्छी तरह से कि जर्मनी में लिखी हुई एक नज़्म, जो एक ही नज़्म शायद उसने लिखी थी, When they came for communists, वो किस तरह दुनिया की हर जबान में फैल जाती, किस तरह लोग लगातार उसको इस्तेमाल करते हैं, पिछले 70 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ जेल से वो निकलती है और सारे में फैल जाती है। और किस तरह फैज साहब की ये नज़्म हम देखेंगे, जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जाती है रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, वो लगभग 40-50 साल के बाद वहां की बाउंड्री फिर से एक बार क्रॉस करती है, और हिंदुस्तान में सीए मूवमेंट के दौरान इस्तेमाल होनी शुरू। जो वहां हुआ था उस नज़्म के साथ, वही यहां होता है, जिसका जिक्र किया शुरू कि उसके ऊपर अटैक आता, और वो भी IIT कानपुर से उसके ऊपर अटैक शुरू। और वो नज़्म सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रुकती इस बार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की चार दीवारें में रह जाए, वो अफ्रीका पहुंचती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में गाई जाती है, उसका ट्रांसलेशन होता है। वो जर्मनी पहुंचती है, वहाँ गाई जाती है, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में गाई जाती है, वो UK में गाई जाती है, यहाँ तक कि जापान में गाई जाती है यूनिवर्सिटीज़। ये है ताकत लिटरेचर की, और ये ताकत हमको फैज़ की शायरी में लगातार दिखाई देती है, और इसलिए वो आज भी कंटेम्प्रेरी है, आज भी उसकी ज़रूरत है। और जब जब प्रोटेस्ट होगा तो हो सकता है कि कोई गौहर रज़ा उठे और फैज़ साहब ने जो ख़जाना छोड़ा है और दूसरे शायरों ने छोड़ा है, वो उन्हीं से निचोड़े, और फैज़ साहब की ज़बान शायद पुरानी हो जाए, लेकिन ख़यालात पुराने नहीं होंगे जो हम तक पहुँचे हैं फैज़ साहब के द्वारा। और नई नज़में उन्हीं तर्ज़ों पे लिखी जाएंगी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया।